नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HP सेट हिंदी तथा UGC नेट हिंदी के लिए फ्री PYQ सीरीज़ की शुरुआत की गई है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये PYQ सीरीज़ आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम PYQ सीरीज़ का पार्ट 4 करेंगे। प्रत्येक प्रश्न को हम व्याख्या से डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प है ऑप्शन बी, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। व्याख्या। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम निम्नलिखित है। सबसे पहले है नए बादल 1957 ईस्वी, जानवर और जानवर 1958 ईस्वी, एक और जिंदगी 1961 ईस्वी, फौलाद का आकाश 1966 ईस्वी। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे आदि मोहन राकेश के नाटक हैं। अगला प्रश्न है यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें हैं। सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प है ऑप्शन सी, 3 और 4। व्याख्या। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें हैं। मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष। राहुल सांकृत्यायन का यात्रा साहित्य किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास आदि है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। विस्मृत यात्री इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, जो एक बौद्ध भिक्षु नरेंद्र यश के जीवन पर आधारित सत्य घटना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार है। सही विकल्प है ऑप्शन बी, 2 और 4, निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव। व्याख्या। निर्मल वर्मा एवं राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के कहानीकार है। दूधनाथ सिंह कहानी आंदोलन के कहानीकार है। प्रमुख कहानी आंदोलन व उनके प्रवर्तक हैं। नई कहानी 1956, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। कहानी 1960 ईस्वी, गंगा प्रसाद विमल। सचेतन कहानी 1964 ईस्वी, महीप सिंह। सहज कहानी 1968 ईस्वी, अमृत राय। समांतर कहानी 1972 ईस्वी, कमलेश्वर। सक्रिय कहानी 1979 ईस्वी, राकेश वत्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। महाकवि निराला की काव्य रचना। राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन निम्नलिखित है। पहला कथन है राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। अक्टूबर 1936 ईस्वी में प्रकाशित राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव बंगला के कृतिवास रामायण का है। इस कविता का मुख्य विषय रावण का युद्ध नहीं बल्कि सीता की मुक्ति है। इसमें राम एक दैवीय चरित्र के रूप में नहीं है। राम का अंकन युगिन संवेदना के अनुकूल यहाँ पूरी तरह मानवीय धरातल पर हुआ है। अगला प्रश्न है के बिरहिन को मीच दे, के आपा दिखलाई, आप पहर का दांझना, मोह पे सहाना जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है। सही विकल्प है ऑप्शन ए, विरह की अतिशयता। कबीरदास जी की उक्त पंक्तियों में प्रेम में विरह की अतिशयता की स्थिति का वर्णन हुआ है।
अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। राजभाषा आयोग कब गठित हुआ है? राष्ट्रपति का आदेश, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम। सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही उत्तर है राजभाषा आयोग का स्थापना वर्ष है 1955 ईस्वी और राष्ट्रपति का आदेश का स्थापना वर्ष है 1960 ईस्वी। राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी, राजभाषा नियम 1976 ईस्वी। भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जून 1955 ईस्वी को श्री बीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। अगला प्रश्न है तपे लागी अब जेठ अषाढ़ी, मोही प्यूबी छाजनी भई गाड़ी, तन तिनोर भा झूरो भरी, भई बरखा दुख आगरी जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? यह आशिक माशुकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। इसका उत्तर है विकल्प बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह आंशिक माशुकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। नागमती की विरह दशा के बारे में उपयुक्त विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रेम गाथा की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को सबसे प्रौढ़ और सरस माना है। अगला प्रश्न है शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? सही विकल्प है ऑप्शन ए, राग दरबारी। शिवपालगंज का गांव का चित्रण श्रीलाल शुक्ल के प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में किया गया है। राग दरबारी 1968 ईस्वी में प्रकाशित श्रीलाल शुक्ल का व्यंग्य प्रधान उपन्यास है। वैद्य रूपन बाबू, बद्री अग्रवाल, रंगनाथ आदि इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। राग दरबारी के संदर्भ में गोपाल राय लिखते हैं, राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही है। जुलूस 1966 ईस्वी फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। इसमें गोडियार पूर्वी बंगाल गांवों के विस्थापित एक युवती को केंद्र में रखा गया है। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 1 और 4। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की निम्नलिखित स्थापनाएं हैं। निराला में बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा है। निराला पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निराला में लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। साथ ही उनका कहना है कि जिस प्रकार निराला को छंद के बंधन अरुचिकर है, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं? सही विकल्प है ऑप्शन सी, 1 और 3, दीपक और उल्लेख। दीपक और उल्लेख अलंकारों के अंतर्गत आते हैं। दीपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए, वहाँ दीपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए संग तेजति कुमंत्र ते राजा,
मानते ज्ञान पानते लाजा क्या है? उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए, जिसमें जैसे प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी ना सही बेगी नीति अस सुनी। उल्लेख अलंकार, जब किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तब उल्लेख अलंकार होता है। जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, देख ही भूप महा रंधीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। रोमांच सात्विक अनुभाव के 8 प्रकारों में एक है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद तय किए हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। वैदर्भी रीति क्या है? माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त समास रहित ललित पद रचना को वैदर्भी रीति कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा कारण के रूप में। अभिकथन 1, उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है। कारण दिया गया है क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प ऑप्शन डी है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। कथन ए अभिकथन ए में है उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है, ये क्या है? असत्य है, क्योंकि वह मानव चरित्र पर विशेष बल देता है। ए असत्य है, आर सत्य है, क्योंकि उपन्यास मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है, साथ ही उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध नहीं करता है। अगला प्रश्न है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है। सही विकल्प ऑप्शन ए है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का सही अनुक्रम निम्नलिखित है। शौरसेनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, वर्तमान हिंदी। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का अनुक्रम है प्राचीन संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, पहली संस्कृत, दूसरी संस्कृत या प्राकृत या पाली। शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, नागर अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, वर्तमान हिंदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। सही विकल्प है ऑप्शन बी, पाठ संरचना। पाठ संरचना का संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। फ्रायड के मानव मन का गहन अध्ययन करने के बाद जिस सिद्धांत का निरूपण किया उसे ही मनोविश्लेषणवाद कहा गया। फ्रायड ने मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियाँ बताई है, इदम, अहम और परम। इसमें से इदम का संबंध काम प्रवृत्ति से है, जिसे फ्रायड ने लिबिडो कहा है। अहम इदम का वह अंश है जिसका विकास बाहरी पर्यावरण में होता है। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। सही विकल्प है ऑप्शन सी, 1 और 4, फारबिसगंज और सिरपुर बाजार। फारबिसगंज तथा सिरपुर बाजार तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। हीरामन नामक गाड़ीवान तथा नौटंकी कंपनी में काम करने वाली हीराबाई इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह किसका कथन है। सही विकल्प ऑप्शन बी है, रविंद्रनाथ टैगोर का। व्याख्या, तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया
पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बंगला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इस जीवनी को लिखने में लेखक को 14 वर्ष का लंबा समय लगा। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। पशुत्व से मनुष्यत्व के में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक प्रभाव प्रसार की भी। पशुओं के प्रेम की पहुँच प्राय अपने जोड़े बच्चों या खिलाने पिलाने वालों तक ही होती है। इसी प्रकार इनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही जाता है, स्ववर्ग या पशु मात्र को सताने वालों तक नहीं पहुंचता। पर मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ भाव प्रसार भी क्रमशः बढ़ता गया है। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों, क्या मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक से प्रेम करने भर को जगह उसके हृदय में बन गई है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वाले पर नहीं चढ़ती, गाय बैल और कुत्ते बिल्ली को सताने वाले पर भी चढ़ती है। पशु की वेदना देखकर भी उनके नेत्र सजल होते हैं। बंदर को शायद बंदरिया के मुंह में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता होगा, पर मनुष्य पशु पक्षी फूल पत्ते और रेत पत्थर से भी सौंदर्य पाकर मुक्त होता है। इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। उपयुक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पशु मात्र की परेशानी से दुखी होते हैं। ये क्या है? सही नहीं है ये कथन। देखिए, पशुओं का क्रोध सीधे सीधे अपने सताने वालों के प्रति होता है, सही है। पशुओं का प्रेम अपने बच्चों और मालिक के प्रति होता है, ये भी सही है। पशुओं का प्रेम मनुष्य से के प्रेम से सीमित होता है। उपयुक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही विकल्प ऑप्शन सी है। मनुष्य के क्रोध और करुणा प्राणी मात्र तक व्यापक है। अवतरण के संबंध में उपयुक्त कथन सही है। उपयुक्त अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सही है? सही विकल्प है ऑप्शन ए। काव्य भावोत्तेजना के माध्यम से जीवन का कायाकल्प करता है। अवतरण के आधार पर उपयुक्त कथन है। उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी, मनुष्य की सौंदर्यानुभूति प्राणीतर है, ये सही नहीं है। मनुष्य की सौंदर्यानुभूति सभी प्राणियों में से व्यापक है, सही है। मनुष्य की सौंदर्यानुभूति पशु जाति से बढ़ी चढ़ी है, ये भी सही है। मनुष्य जड़ चेत सबके सौंदर्य पर रीझने वाला श्रेष्ठ प्राणी है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त अवतरण के आधार पर इनमें से कौन सा कथन सही है? विकल्प डी, मनुष्यों का प्रेम और द्वेष पशुओं से अधिक व्यापक है। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्पों से चुनिए। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह ज़रूर है कि परिस्थितियां बदल जाती हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में ना सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहे। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता।
मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए इसका सही उत्तर है, मूल समस्याएं बहुत बदल गई है। ये क्या है? सही नहीं है। परिस्थितियां बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं, उलझनों की मात्रा बढ़ गई है। उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प सी इसका सही उत्तर है, अपने को अपने अनुशासन में रखना। अगला प्रश्न है, उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही विकल्प ऑप्शन डी है। नए अनुसंधान के बावजूद हमें अपनी परंपरा की अच्छी बातों को बचाकर रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, उपयुक्त अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? विकल्प डी इसका सही उत्तर है, पुराने और चिपटे रहना श्रेयस्कर है। आज का अंतिम प्रश्न है, उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुपयुक्त है? विकल्प ए, हम अधीनता के रूप में सोचने के अभ्यस्त हैं। ये क्या है? अनुपयुक्त है। हमारी परंपरा महिमामयी है, हमारा उत्तराधिकार बहुत समृद्ध है, हमारा संस्कार अत्यंत उत्कृष्ट है। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।